दोस्तों, क्या आप टॉप सीक्रेट चीज़ों के बारे में कुछ जानते हैं या फिर आप बस बैठे बैठे मुफ्त का खाना खाकर अपनी तोंद फुलाए जा रहे हैं? खैर, वॉर एक नहायत ही खर्चीला धंधा है, इसलिए सभी देश लाखों गजब के टेक्नोलॉजिकल साजो सामान लेकर तैयार हो रहे हैं। इसी वजह से इन बाजी पलटने वाले हथियारों को आम लोगों की नज़रों से छुपाकर सीक्रेट रखा जाता है। न्यूक्लियर टैक से लेकर हार्ट अटैक देने वाली बंदूकों तक, आज की वीडियो में देखिए मिलिट्री के कुछ सबसे टॉप सीक्रेट हथियारों का खुलासा। गुप्त नियंत्रण। दोस्तों, मेरे दिमाग की नसें फट गईं जब मैंने सुना कि एक अमेरिकी अधिकारी ने टेलीपैथिक रे गन वाली एक सीक्रेट रिसर्च की मांग की थी। क्यों शौक लगाना? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 1998 की यूएस आर्मी की एक डिस्क्वालिफाइड रिपोर्ट से पता चला कि सीआईए एनर्जी वेपन्स चुनने का सोच रही थी ताकि वो अपने टारगेट को झट से निपटा सके, उन्हें तेज बुखार देकर या उनके दिमाग में बीमिंग वॉइसेस भेजकर। बाप रे, माना कि इसमें से ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही रहे, लेकिन कुछ को असल में आजमाया भी गया। इन्हीं में से एक थी टेलीपैथिक रे गन। दरअसल जब इसे किसी पर चलाया जाता तो उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जो कोई दूसरा नहीं सुन पाता था। बाप रे, ये गन फ्रे इफेक्ट का इस्तेमाल करती थी। दरअसल अपनी डायमेंशन के कारण एक इंसान और उसका सिर माइक्रोवेव रेडिएशन को पिक करने के लिए अच्छा एंटीना है, और ये माइक्रोवेव हमारे दिमाग और ऑडिटरी सिस्टम के कुछ हिस्सों में तापमान को थोड़ा बदल सकती है। इस बदलाव से थोड़ा फैलकर अस्थायी रूप से गड़बड़ हो जाता है, जिससे हमें क्लिकिंग और भिनभिनाने की साउंड सुनाई देती है, जो कि टेक्निकली वहां पर है ही नहीं। यार, मैं तो परेशान हूँ कि सीआईए का असली मकसद क्या था? हमारे दिमाग पर कंट्रोल पाना? धत तेरे की। पर खुशकिस्मती से सफल परीक्षण के बावजूद इन हथियारों का असल में फील्ड में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। यार, कहीं मेरे दिमाग पर उन्होंने कब्जा तो नहीं कर लिया? विशाल तोप। दूसरे विश्व युद्ध में एलाइड और एक्सिस फोर्सेस ने हवाई हमलों से एक दूसरे के शहर तबाह किए, लेकिन फिर जर्मनी लंदन के बीचों बीच स्ट्राइक करने के लिए एक नया ज्यादा प्रभावशाली तरीका चाहता था। बिना उन्हें कानो कान खबर लगी, इसलिए उन्होंने ऐसी विशाल 430 फुट लंबी मेगा तोपें बनाई जो V3s कहलाई। बाप रे, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को ब्रिटिशर्स की नजरों से कैसे छिपाया गया? सुनिए, उन्होंने 100 फीट नीचे इन हथियारों को बनाया और इसके ऊपर एक विशाल किला बनाया। जर्मनों ने इन तोपों को एक्सेस करने वाले उत्तरी फ्रांस में स्थापित कर दिया ताकि वो लंदन में चैनल पर सटीक रूप से निशाना लगा सके, जहां ये तोपें 100 मील दूर से अपने टारगेट को भेदने के लिए बनाई गई थी। इसके विशाल बैरल विस्फोटक बूस्टर के जोड़े से लैस थे, जो कि प्रोजेक्टाइल को उनके पिछले कक्ष से दागने पर ट्रिगर होकर इसे निहायती तेजी से काफी दूर भेज सकते थे। सिर्फ एक दो या नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी थी। 25 तोपों को बनाया गया है। ज्यादा एहतियात के लिए जर्मन सेना इस प्रोजेक्ट को हॉक डूक पंपा या फिर हाई प्रेशर पंप कहते थे, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि किसकी बात हो रही है। तो मतलब लंदन बर्बाद होने वाला था। खैर, 25 विशाल तोपों से भरे एक विशाल अंडरग्राउंड किले के निर्माण को छिपाना इतना आसान थोड़ी होता है। आरएएफ की खास सर्विलेंस यूनिट ने एकदम से इस संदिग्ध ऑपरेशन को भांप लिया। हालांकि उन्हें पूरा सच नहीं पता था, लेकिन वो समझ गए कि कुछ तो भैया गड़बड़ है। इसलिए नवंबर 1943 में ब्रिटिश सेना ने यहाँ पर 4000 टन से ज्यादा हवाई बम गिराए, लेकिन इतनी फायर पावर के बावजूद अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की शानदार ताकत ने इसको बचा लिया। पर 1944 में दोहरे प्रहार में मामला बिगड़ गया। इस दूसरे वॉर में उन्होंने गहरा भेदने वाले बमों का इस्तेमाल करके उन तोपों को नष्ट कर दिया, जिससे वो किला ढह गया और फाइनली लंदन बच गया। लेकिन सच ये है कि ये बंदूकें वैसे भी कभी धावा नहीं बोलती, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वे V3 की पहले दिन से ही तकनीकी समस्याओं के कारण शुरुआती परीक्षण में हवा निकल गई। ये तो ऊंची दुकान फीका पकवान निकला भाई। स्पाई एंड फ्लाई। दूसरे विश्व युद्ध के अंत से लेकर 1991 तक अमेरिका और रूस के बीच लगातार विचारधाराओं की जंग चलती रही, जो कोल्ड वॉर कहलाई। नहीं समझे? बता रहा हूँ। इसमें गोला बारूद नहीं चले, बल्कि इस दौरान दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर जासूसी करने के नए तरीके बनाने में जुटे हुए थे। अमेरिकी निर्माता लॉकहीड मार्टिन ने इसके लिए SR-71 ब्लैकबर्ड बनाया। 1966 में पेश करने से पहले इस पर सीक्रेट तरीके से काम हुआ था। इसे आज भी दुनिया भर में सबसे एडवांस्ड रिकॉग्निसेंस विमानों में से एक माना जाता है। इसका ये यूनिक कोडी आकार दुश्मन के रडार सिग्नल रिफ्लेक्ट करता है और इसका काला पेंट बचे कुछ सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे दुश्मन का सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। इन धांसू क्षमताओं के अलावा इस विमान का एक और शानदार फायदा ये था, ये जासूसी विमान बहुत ज्यादा तेज था। भले ही ये 50 साल पहले बना हो, लेकिन फिर भी एक सस्टेन फ्लाइट का स्पीड रिकॉर्ड इसके नाम है। मार्क 3.3 की स्पीड। आपको बता दूं कि मार्क स्पीड साउंड की स्पीड से भी तेज होती है, तो मार्क 3.3 साउंड वेव्स की स्पीड से लगभग 3.3 गुना तेज हुई, मतलब कि लगभग 2100 मील प्रति घंटे की। वाह, बढ़िया। मतलब अगर इस जेट ब्लैक पर हमला हो तो वो वक्त गंवाने के बजाय ये बस दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए स्पीड बढ़ा देता है। कमाल है। 1960 के दशक में ब्लैकबर्ड को बनाने के दौरान लॉकहीड को कैलिफोर्निया में अपने कारखाने से इस बीस को एरिया 51 में परीक्षण स्थल तक ले जाने के लिए कोई जुगाड़ ढूंढना था, बिना किसी को भनक लगे कि ये था क्या। इसका समाधान क्या निकला? उन्होंने रोड रनर इंटरनेशनल नाम की नकली डिलीवरी कंपनी बना डाली। ये हुई ना असली कमिटमेंट।
सीआईए और वायुसेना ने दुश्मनों की नजरों से इसे बचाकर लगभग 250 मील दूर तक पहुंचाया और किसी को कोई खबर नहीं थी। ये तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की फिल्म की स्क्रिप्ट के जैसा था, लेकिन यकीन मानो ये कहानी एकदम सच्ची है। बस हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े ट्रक पर किसी को शक नहीं हुआ। अगर ऐसा आज होता तो ये ट्विटर पर वायरल हो गया होता। चलिए छोड़िए, आप एक काम क्यों नहीं करते, जाकर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल का कोई नया कंटेंट आपसे छूट ना जाए। सब कर दिया, चलिए वापस चलते हैं। मौत का चुम्मा। कोल्ड वॉर के दौरान जासूसी की सीक्रेट वेपन्स की लाखों वैरायटी देखने को मिली। इनमें से कुछ ऐसे थे जो कि आपको आंखों पर यकीन दिलाना बंद कर देंगे। तो मिलिए लिपस्टिक गन से, जिसे प्यार से द किस ऑफ डेथ कहते हैं। माना ये डिवाइस देखने पर एक आम लिपस्टिक जैसा लगता है, लेकिन बहुत सी असल में चालाकी से छुपा गई बंदूक थी। जब इसके केस को सही तरह से घुमाया जाता है तो बैरल से गोली निकलती थी। मतलब आपके पास एक ही गोली है जो थोड़ी दूरी पर टारगेट पर नहीं लगेगी, लेकिन अगर कोई गुप्त हत्यारा अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया तो फिर इससे बचना नामुमकिन था। इस मेकअप मर्डर वेपन को 1965 में पश्चिमी बर्लिन में एक अमेरिकी चेक पॉइंट पर खोजा गया था। इसे एक सोवियत जासूस ने जब्त कर लिया था, पर उसका टारगेट कौन था ये मुझे भी नहीं पता। अभी फिलहाल ये गन वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में आराम फरमा रहे। इन हथियारों की ऐसी सीक्रेसी को देखते हुए साफ नहीं है कि इन्हें कितनी तादाद में बनाया बखूबी ढंग से इस्तेमाल किया गया। तभी कहते हैं भैया, लुक्स जान ले सकती है ना। सॉसर स्पीडर्स। दुनिया में हर किसी की तरह मैं भी अपनी होवर कार के इंतजार में बैठा हूँ। हालांकि अगर चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं तो शायद वे पहले हमें मिल चुकी होती। 1952 में कनाडाई सरकार ने एक प्रोजेक्ट को फंड किया था जिसमें सुपर सोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाला वर्टिकल टेक ऑफ सॉसर बनाया जाना था। एवरो कार से मिले, जो अपने निचले हिस्से पर सिंगल जेट पावर्ड रोटर के एग्जॉस्ट द्वारा निर्मित एयर कुशन का इस्तेमाल करके तैयार हो सकता है। मतलब ये किसी असली वाली उड़न तश्तरी की तरह है। 1958 में जब कनाडा के लिए काम महंगा होने लगा तो अमेरिका में इसे अपने हाथ में ले लिया गया। जहां आर्मी इसे ट्रूप ट्रांसपोर्ट बनाना चाहती थी तो वहीं वायुसेना इसे सुपरसोनिक रेकॉन प्लेन बनाना चाहती थी। फाइनली 2 टेस्ट कारों का उत्पादन किया गया, लेकिन उनमें से कोई भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। सुपरसोनिक होने की तो छोड़िए, ये तश्तरियां मुश्किल से 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी, मतलब सिर्फ 22 गुना धीमी। इसके अलावा वे जमीन से सिर्फ 3 फीट ऊपर उठते ही पूरी तरह से अस्थिर होने लगती थी। इस पर काम करने की बढ़ती महंगाई के कारण अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया। कमाल है यार, ये एवरो कार कितनी कूल थी, लेकिन कूलनेस से किसी राष्ट्र की रक्षा नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आज मैं भी चांद पर रह रहा होता, समझे। मिस्ट्री जेट्स। दोस्तों, जिस स्टूडियो ने उस SR-71 ब्लैकबर्ड को बनाया था उसका अगला मिशन ये अजीब साई-फाई मूवी जैसे ये स्टील्थ विमान थे जिन्हें 1983 में सीक्रेटली यूएस एयरफोर्स में लाया गया था। ये F-117 नाइट हॉक है और इसने गुप्त तरीके से रहने के लिए SR-71 जैसे प्रिंसिपल फॉलो किए। लेकिन इस बार इसकी वो शेप इतनी अजीब थी कि अनुभवी पायलट्स तक को यकीन नहीं था कि ये चीज़ कभी उड़ सकती है, लेकिन भैया वो गलत थे। माना कि नाइट हॉक लॉकहीड SR-71 के मुकाबले इसकी स्पीड बस 1/3 थी, लेकिन ये फिर भी धांसू उड़ान भरने वाला था, जिसे तो ही विमान नहीं बल्कि एक हमलावर जेट के रूप में बनाया गया था। इसके पायलट्स ने हवाई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आश्चर्यजनक गुप्त हमलों के साथ उन्होंने जमीनी फोर्सेस को निशाना बनाया था। इन्हें इतना सीक्रेटली रखा गया कि जब 1988 में अमेरिकी सरकार ने इन्हें स्वीकारा तब इसे उड़ान भरते हुए पहले ही 5 साल हो चुके थे। फिर भी इसे 2 सालों मतलब कि 1990 तक जनता को नहीं दिखाया गया। माना कि इसकी जगह आज के एडवांस प्लेन्स ने ले ली है, लेकिन आज भी इनका इस्तेमाल सैन्य प्रशिक्षण के लिए किया जाता है और पॉपुलर कल्चर में ये अपनी जगह बनाए हुए। सरकार की सीक्रेसी के प्रति प्रेम ने बाकी क्लासिफाइड विमानों के होने की अटकलों को जन्म दे दिया, जैसे कि ये ऑरोरा ब्लैक ट्रायंगल। इस रहस्यमय जेट का दिखना 80 के दशक में शुरू होकर साल 2000 की शुरुआत तक जारी रहा। हालांकि सरकार द्वारा इसके अस्तित्व से इनकार किया गया। अफवाह के दौरान इसे ब्लैकबर्ड के उत्तराधिकारी के रूप में डिजाइन किया गया था और उसकी स्पीड मॉक 6 की थी। हालांकि इसकी क्षमताओं को लेकर सबकी कहानियां अलग हैं, जैसा कि अक्सर सुनाई बातों में होता है। नाइट हॉक की सीक्रेसी जानने के बाद आपको क्या लगता है, ऑरोरा जैसी कोई चीजें हमारे ऊपर से उड़ाई जा रही थी या ये सिर्फ एलियंस है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। बड़ी बर्बादी। दूसरे विश्व युद्ध के हथियारों के साथ कुछ कमियां भी देखने को मिली। पेश है गुस्ताव रेल तोप, वो 20 जैसी तोप जो कि 155 फीट लंबी और 1490 टन वजनी होने के साथ साथ रेल पटरियों पर चलती थी। थ्योरी में ये एक अपार शक्ति वाला ट्रांसपोर्टेबल हथियार था भाई। युद्ध शुरू होने से पहले ही जर्मन हथियार निर्माता क्रूप ने फ्रांस पर कब्जा पाने के लिए गुप्त रूप से इस बंदूक को बनाने का सोच लिया था, लेकिन असल में 1940 में जब उन्होंने फ्रांस पर हमला किया तो तब तक वो बंदूक तैयार नहीं हुई थी। हालांकि 2 साल के बाद ये रूस पर हमला करने की तैयारी हो चुकी थी। बस इसे ले जाने के लिए उनके पसीने छूट गए थे। इसे अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए 1942 में क्रीमिया ले जाया गया, पर उसके लिए इस पूरी चीज को तोड़ने, ट्रांसपोर्ट करने और इसे फिर से बनाने की जरूरत थी। ये काफी बड़ा कदम था। इसे स्थापित करने और जर्मनी से क्रीमिया तक ले जाने के लिए जरूरी ट्रक बनाने में हजारों सैनिकों को 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया। बाप रे! लेकिन इसने परफॉर्मेंस कैसी दी थी? सुनिए, एकदम धांसू। इस विशाल हथियार से सेवस्तोपोल की घेराबंदी की गई, जहां इसने दिन रात शहर पर 7 टन के विनाशकारी गोले दागे थे और 1 महीने के अंदर ही
सेवस्तोपोल खंडर बन गया था। हालांकि ऐसे शानदार कारनामों के बावजूद इसे बस इसी दौरान एक बार यूज किया गया। इसे अलग करके दूसरे हमले की तैयारी की गई, लेनिनग्राद के पास ले जाया गया, लेकिन वो हमला कभी नहीं हुआ। दोबारा ना इस्तेमाल होने पर जर्मनों ने इसको नष्ट कर दिया ताकि कोई जब्त करके इसे फिर से ना बना सके। कितनी बड़ी बर्बादी है, वो भी वन टाइम यूज के लिए। अगले के दुश्मन कहीं के। एटॉमिक हार्ट। दोस्तों, भविष्य के परमाणु संचालित टैंक के बारे में सोचते ही दिमाग में कुछ ऐसा आता है, हाईटेक, डरावने वाले और एकदम कूल। लेकिन बदकिस्मती से ये असली नहीं है, ये बस इंटरनेट का वायरल हुआ एक बेहतरीन आर्टवर्क है बॉस। ये रहा भविष्य के परमाणु संचालित टैंक का पहला वाला असली ड्राफ्ट। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे पर सब सोचने लगे कि अब हर चीज न्यूक्लियर संचालित होगी, चाहे कार हो, घर हो या फिर हथियार। इसलिए 1950 के दशक में अमेरिकी ऑटोमोबाइल निर्माता क्राइसलर ने एक परमाणु टैंक क्रिस्लर TV-8 बनाना शुरू कर दिया। अरे ये तो हथियार कम और बाथटब जैसा ज्यादा नजर आता है। आइडिया ये था कि ये सभी जरूरी चीजें इस अजीब फिश बाउल के अंदर आराम से सेफ रहेंगी, चाहे इंजन हो या फिर क्रू। ये भी दावा था कि इसकी वो अजीब शेप इसे परमाणु विस्फोट से भी बचाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है क्या? खैर, फ्यूल सोर्स ज्यादा सेंसिबल है। इसमें ईंधन के रूप में यूज होने वाला लो एनरिच्ड यूरेनियम डीजल की तुलना में 1,08,000 गुना ज्यादा एफिशिएंट था। इसलिए यहाँ एक आम गैसोलीन टैंक को बार बार फ्यूल चाहिए होता था, वहीं TV-8 लगभग हमेशा के लिए चालू रह सकता था, या फिर यूं कहें कि तैर सकता था। जी हाँ, इसे वाटर लाइट और ब्यूएंट डिजाइन किया गया था और इसके पीछे जेट लगाए गए थे ताकि ये पानी के माध्यम से खुद को आगे बढ़ा सके। वाह, तो फिर आज हमें इनका नामो निशान क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि बॉस, उनमें पारंपरिक टैंकों से कोई फायदा नहीं था। माना कि वो लगातार ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन लड़ाई में ज्यादातर टैंक दूसरे टैंकों द्वारा तबाह हो जाते हैं, ना कि फ्यूल खत्म होने से। इसके साथ ही उनमें न्यूक्लियर पावर थी और तो और तबाह होने पर ये पास के बड़े क्षेत्र को रेडिएट भी करते, जिससे ज्यादा जाने जाती हैं। ये अच्छा है कि मौजूद नहीं है ना। वंडर वेपन्स। सब जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध जर्मन सेना के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। जैसे लड़ाई का रुख उनके खिलाफ हुआ तो उनकी लीडरशिप तेजी से हताश होकर इससे फड़फड़ाने लगी। इसलिए उन्होंने वो सो कॉल्ड वंडर वेपन्स या वंडर वाफा बनाए थे, जिनमें एक विशाल ऑर्बिटल स्पेस गन से लेकर गुप्त बॉम्बर तक शामिल थे, जिनके सक्सेस लेवल अलग अलग थे। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो स्पेस गन कभी वजूद में नहीं आई, लेकिन इस पर सीरियसली सोच विचार हुआ था। हालांकि ज्यादातर हथियारों के विकास को गुप्त रखा गया, लेकिन जर्मनों ने कुछ को हताश घरेलू जनता का हौसला बढ़ाने के लिए जोरों शोरों से प्रदर्शित किया था। इन्हीं वंडर वेपन्स में से एक STG-44 राइफल थी। बॉस, ये बैटलफील्ड की वो पहली 2 असॉल्ट राइफल थी जो कि फिर AK-47 और M16 दोनों के लिए प्रेरणा बनी। लेकिन ये बाकी के उन वंडर वेपन्स के सामने कुछ भी नहीं थी जिनके बनने की अफवाहें फैलाई गई थी। इनमें से सबसे आइकॉनिक डाई ग्लॉका या द बेल ही है। ये था क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता, सिवाय इसके कि ये निहायत ही बड़ा और बेल की शेप का था। सही है, कुछ कहते हैं कि ये एक UFO था, कुछ इसे एंटी ग्रेविटी मशीन मानते थे और कुछ तो इसे टाइम मशीन कहते थे। खैर, जो भी हुआ, अफवाह यह है कि इसे बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक युद्ध के बाद एक बंदी जर्मन अधिकारी के बदले में अमेरिका को दे दी गई थी। लेकिन इसका कोई सच्चा सबूत नहीं है, या फिर ये डी ग्लॉक सिर्फ ख्याली पुलाव ही था। और अगर अमेरिका को सच में टेक मिली है तो कहाँ है UFO कार्स या सड़क की उठाई मशीनें? फिर भी ऐसी अफवाहें किसी ने तो फैलाई थी, और आखिर वो है कौन? स्पूकी स्प्रेट। जैसा कि हमने देखा है, कोल्ड वॉर के दौरान गुप्त विमान बहुत ही लोकप्रिय हुए थे और 80 के दशक की शुरुआत में B-2 स्प्रिट के लिए गुप्त प्लान्स अच्छे चल रहे थे। यूएस का वो बॉम्बर जो पारंपरिक और परमाणु विस्फोटक दोनों गिराने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक परफेक्ट यूनिट। तो अगर ये सोवियत के हाथ लगता तो ये बड़ी खबर बनती है ना। खैर, 1984 में एक एरोस्पेस इंजीनियर थॉमस कैवानाग जो इस पर काम कर रहे थे, उन्होंने पैसा कमाने का मौका समझा। दरअसल वो टफ डाइवोर्स से गुजर रहा था और उस पर बहुत कर्जा था। इस कारण उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने हताशा में सोवियत जासूसों से संपर्क करके उन्हें B-2 स्प्रिट के रहस्य बताने की पेशकश की। बाप रे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जिन्हें वो सोवियत जासूस समझ रहा था वो सीक्रेट FBI एजेंट निकले भैया। उसे फटक से गिरफ्तार करके 16 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बेचारा। ये B-2 1997 तक एक्टिव सर्विस में नहीं आया था। तब तक कैवानाग को जेल में 12 साल हो गए थे और कोल्ड वॉर लगभग खत्म हो चुका था। इसकी वजह और इसके तथ्य के कारण एक B-2 बनाने में भारी भरकम $1 बिलियन का खर्चा आया। केवल 21 विमान ही बनाए गए। $1 बिलियन। यार, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं इतने पैसों को ढंग की जगह पर लगाता, जैसे वाओ फैक्ट मर्चेंडाइज पर। गनी मून। दोस्तों, 1969 की मून लड़ने के बारे में हर कोई जानता है। ये सीधे सीधे साबित करने का तरीका था कि यूएस और रूस के बीच अंतरिक्ष की दौड़ का असली राजा कौन था। लेकिन अगर ये दोनों एक ही वक्त पर चंद्रमा पर पहुंचे होते तो फिर क्या हालत होते बॉस। खैर, इसके लिए पेंटागन के पास एक टॉप सीक्रेट प्लान था, मून गन्स। मजाक नहीं कर रहा। अमेरिकी सेना की एक खास ब्रांच जिसे फ्यूचर वेपन्स ऑफिस कहा जाता था, उन्होंने 50 और 60 के दशक में ऐसे हथियार बनाने का सोचा था जिससे वो चांद पर कम्युनिस्टों से आसानी से लड़ पाते। हम बंदूकें अंतरिक्ष में खासा कारगर नहीं होती। एक तो ज्यादा तापमान से वो जम सकती थी या फिर फट सकती थी। दूसरा, जीरो ग्रेविटी के चलते
रिकॉइलिंग से गोलाबारी के बाद एक सैनिक पीछे की ओर उड़ सकता था। इसके समाधान के लिए अंतरिक्ष निशानेबाजों को गैस से चलने वाला या स्प्रिंग लोडेड डार्ट हथियार दिए जाने थे, जो किसी भी तापमान पर काम करके रिकॉइलिंग को कम कर देते, और उनमें से कुछ तो बिल्कुल वाइल्ड थे। ये एक हैंड हेल्ड क्लेमोर राइफल है। अंत का क्लेमोर विस्फोट करके दुश्मनों पर छर्रे फेंकेगा। फिर तथाकथित माइक्रोगन भी थी, जो कि एक तरह की पिस्तौल शैली की डार्ट गन जैसी थी। फाइनली हमें ये वाला मिला, जो नुकसान करने वाली किसी भी चीज के मुकाबले में बीबी गन जैसा नजर आता है। खैर, इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट असल में वजूद में नहीं आया, जो कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि चांद को पबजी ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है भाई। घोस्ट शिप्स। अपने दिमाग को कुछ मिनट पीछे घुमाओ, आपको वो नाइट हॉक जेट याद है? खैर, इसकी भारी सफलता के बाद लॉकहीड मार्टिन ने विभिन्न चीजों पर एक ही स्टील तरीके का इस्तेमाल करना जारी रखा। गुप्त टोस्टर, गुप्त शौचालय, गुप्त नावें। सिर्फ आखिरी वाला सच है। हालांकि एक गुप्त टोस्टर मार्केट में काफी चलेगा, है ना। उनका मकसद नाइट हॉक के गुप्त सिद्धांतों को एक नाव पर लागू करना था, जिसे वे सी शैडो कहते थे। रोबोटिक दिखने वाले इस जहाज का निर्माण 1984 में पूरी गोपनीयता से किया गया था। सीक्रेट रखने के लिए इसका पूरा निर्माण कैलिफोर्निया में एक समरसिबल बाज के अंदर हुआ था, क्योंकि बॉस हर दिन बड़े बड़े हिस्से लादने से सबको इस पर शक हो जाता। जरा ये देखो, यूके की ड्रेडनॉट पनडुब्बियों के एक टुकड़े को कैसे ले जाया गया था, इससे तो सबको पता चल जाएगा यार। खैर, शैडो को गुप्त रखने के सभी प्रयासों के बावजूद टेस्टिंग फेज के बाद इसे बनाने का काम रहस्यमय तरीके से बंद हो गया। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार 2006 में यूएस नेवी ने इस पर एक शर्त पर सेल के लिए इसको रख दिया। इसका खरीदार इससे सेलिंग ना करके इसे सिर्फ स्क्रैप के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं होती कि इसे किसी ने भाव नहीं दिया। धर तेरी की, मुझे लगा कि एक मेरे सुपर विलन की मस्त लोकेशन बनेगी। कार्डियक कोल्ट। 1970 के दशक में अमेरिकी जनता पर अपनी सरकार पर विश्वास एकदम लो लेवल पर था। राष्ट्रपति निक्सन भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए थे और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जांच करना कांग्रेस की मजबूरी बन गई। तभी उन्हें एक इनसेन चीज मिली, सीआईए की एक अज्ञात हार्ट अटैक गन। समझ गए? जी हाँ, इस मॉडिफाइड कोल्ट एम 1911 को घातक शेलफिश जहर के साथ मिश्रित फ्रोजन वाटर के डार्ट्स को चुपचाप फायर करने के लिए बनाया गया था। डार्ट पीड़ित की त्वचा में घुसकर एकदम पिघल जाते थे, फिर जहरीले पदार्थ अंदर फैलकर पीड़ित के दिल को रोक देते थे। देखने वालों, यहाँ तक कि ऑटोप्सी में भी ये बस एक नेचुरल सा हार्ट अटैक लगता था। शेलफिश टॉक्सिन का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है और बिना किसी गोली के इसके सोर्स का पता लगाना नामुमकिन था। मतलब एकदम घोस्ट मोड। खैर, इस पिस्तौल का इस्तेमाल कभी सच में हुआ था या नहीं, इसका तो पता नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि हुआ तो होगा। द निंजा बम। सुपर अजीब हथियारों की सूची में अगला नंबर यूएस आर्मी के लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट R9X मिसाइल का है। द निंजा बम के नाम से मशहूर ये चीज बिल्कुल क्रेजी है। ज्यादातर मिसाइलों के उलट ये R9X असल में विस्फोट नहीं करता। तो फिर ये करता क्या है? सुनिए, जब ये अपने लक्ष्य पर हिट करने लगता है तो उनमें 6 विशाल मेटल ब्लेड निकल आते हैं, जैसे किसी एंग्री बर्ड की तलवार हो। आइडिया ये है कि ये अनकन्वेंशनल हथियार सीधे अपने लक्ष्य के टॉप पर उतरकर बिना किसी एक्स्ट्रा डैमेज या फालतू कैजुअलिटीज के अपना पूरा काम करेगा। समझ गया? लेकिन ये बदकिस्मत इंसान का क्या होता होगा जिसे हिट करने के लिए इसे आदेश मिलता होगा और इसका उपयोग अभी भी किया जा रहा है। हाल ही में अगस्त 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलकायदा के नंबर 1 ऑपरेटिव की सफल हत्या की कोशिश की और ये पता चला है कि इसमें क्लासिफाइड R9X का इस्तेमाल हुआ था। ये खुजली और खरोंच जैसा लग सकता है, लेकिन ये एकदम इफेक्टिव लगता है। इफेक्टिव और डरावना भी। ड्रैगन रॉक। तो मतलब हमने अपनी सभी दिल का दौरा डालने, लोगों के दिमाग से छेड़छाड़ और चंद्रमा पर युद्ध छेड़ने के प्रयास देखे, लेकिन इन सब के सामने छोटी बातें हैं जिसे आप अभी देखने जा रहे हैं। 1967 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने सीआईए को एक अजीब सा आइडिया के साथ लिखा कि क्या हो अगर हम लाइटनिंग को कंट्रोल कर सके। मैं सीरियस हूँ भाई। पत्र को सीधे कूड़े में फेंकने के बजाय सीआईए ने सच में बिजली के तूफान को घातक हथियार के रूप में उपयोग करने के लॉजिक पर विचार किया। इसका मूल सिद्धांत बहुत ही बेसिक था। लाइटनिंग उस बिजली से बनती है जो धातु की ओर आकर्षित होती है। इसलिए एक विमान से धातु के तारों की लंबी लाइनें खोलकर सीआईए को उम्मीद कि वो तार बिजली को आकर्षित करके उसके रास्ते में हेर फेर करके जहां भी अमेरिका गए उसे वहां भेज देंगे। बाप रे। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि ऐसे हमले का दोष किसी पर मढ़ना लगभग असंभव होगा। सीधे कहूं तो ये एकदम परफेक्ट सीक्रेट हथियार था। मतलब बस इसे एक भयानक दुर्घटना में बदलना होगा, जैसे ये मैंने नहीं, थॉर ने किया है। लेकिन इसके पीछे कुछ गंभीर मुद्दे भी थे। सबसे पहले, आप बिजली का उपयोग केवल तभी कर पाएंगे अगर बिजली वाला तूफान आने वाला हो, जो कि एक बहुत बड़ा अगर है। मान लीजिए मौसम आपके पक्ष में था, फिर भी विमान को सफलतापूर्वक ऊपर की ओर उड़ने, तार से बिजली पकड़ने और इलेक्ट्रीफाइड तार को अपने लक्ष्य पर गिराने के लिए प्रैक्टिकली स्टॉर्म के अंदर जाना होगा। और हाँ, ऐसे तूफान में विमान उड़ाना नामुमकिन होता है। तो यार इसलिए इसे भूल ही जाओ। तो अब समझ में आया सैनिक बंदूकों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। खैर, बेहतर होगा कि अब आपके सामने इन सभी रहस्यों को रिवील करना मैं बंद कर दूं। मैं नहीं चाहता कि सारी एजेंसीज मेरे पीछे पड़ जाएं। तो आपके अनुसार इनमें से कौन सा सीक्रेट हथियार सबसे ज्यादा दिमाग चकराने वाला था? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।